क्यों लगाना है? सेफ्टी तो है, मतलब हम इतने सियाने तो नहीं है कि हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएं। सच्ची बात कीजिएगा मेरे साथ, झूठ नहीं बोल रहा। हम डर के लगाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? अगर देख लिया ट्रैफिक पुलिस वाले हैं तो क्या हो जाएगा? चालान हो जाएगा, फाइन होगा। एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ये भी ट्रैफिक का रूल है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो 2-3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इसको हम कहते हैं ट्रैफिक लॉ? ट्रैफिक लॉज कह सकते कि नहीं कह सकते? अच्छा, अगर आप इनके ऊपर अमल करते रहें तो देखिए आप निज़ाम भी कामयाबी से चलता रहेगा, सक्सेसफुली, स्मूथली, और कभी आपको पनिशमेंट नहीं होगी, कोई फ़ाइन, कोई जुर्माना, कोई सज़ा, कोई पेनल्टी नहीं होगी। ऐसा ही है। तो जो रूल्स ट्रैफिक से मुतालिक है उसको आपने क्या नाम दे दिया? ट्रैफिक लॉज। अच्छा, इनहेरिटेंस का वर्ड सुना हुआ आप लोगों ने? इनहेरिटेंस क्या मतलब होता है? विरासत। किसी शख्स की वफ़ात के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो तकसीम होगी उसके वारसों में, बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, विडो को कितना हिस्सा मिलेगा। क्या ये रूल डिटर्मिन्ड और डिफाइंड होंगे या किसी शख्स की वफ़ात के बाद जिसके हिस्से में जो आया वो रख लेगा? आपकी अकल क्या कहती है? डिफाइंड है, ठीक है, कि बेटे का इतना हिस्सा है, बेटी का इतना हिस्सा है। तो ये जो इनहेरिटेंस से मुतालिक जो कुछ रूल्स हैं, उन तमाम रूल्स के मजमूए को हम क्या कह सकते हैं? इनहेरिटेंस लॉज। बता दें, क्यों शर्मा रहे हैं? इनहेरिटेंस लॉज, ठीक हो गया। अच्छा, 2 एग्जांपल्स हो गई हैं। पहली एग्जांपल कौन सी थी? ट्रैफिक लॉज। दूसरी एग्जांपल कौन सी है? इनहेरिटेंस लॉज, ठीक है। अच्छा, ढेरों एग्जांपल्स हैं, बट मैं यहाँ पे बात को कंक्लूड करता हूँ। जिस तरह की फील्ड होगी उसी तरह के उसके रूल्स होंगे, लॉज होंगे, जैसे कि ट्रैफिक लॉज हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस लॉज हैं। तो जो ही अब ट्रैफिक लॉज के अल्फाज आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपके जहन में फ़ौरी तौर पे आ जाएगा कि जनाब ये वो लॉज हैं जिनका ताल्लुक ट्रैफिक से है। इनहेरिटेंस लॉज के वर्ड्स अगर कहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपके जहन में फ़ौरी तौर पे क्या आ जाएगा कि इन लॉज का ताल्लुक किसके साथ है? इनहेरिटेंस के साथ है। अब मुझे आप बताइए कि फिर अगर आपके सामने ये कहीं लिखा हुआ हो या कोई बंदा आपके सामने बोले बिजनेस लॉ या बिजनेस लॉज, तो बताएं फिर इससे क्या मुराद होगा? वो कवानीन, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस जिनका ताल्लुक किससे है? बिजनेस से। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है आपके सिलेबस में जो ये सब्जेक्ट रखा गया है बिजनेस लॉ, इन लॉज का ताल्लुक फ़कत उन चीज़ों के साथ है कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। और लेक्चर के आगाज़ में हमने क्या कहा था? हमारी फील्ड मेडिकल की नहीं है, हमारी फील्ड इंजीनियरिंग की नहीं है, हमारी फील्ड क्या है? अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस की है। तो इसका मतलब, और बिज़नेस है, आपकी फील्ड का ताल्लुक क्या है? बिज़नेस स्टडीज़ है। तो वो लॉज इसमें कंपाइल किए गए हैं कि जिनका ताल्लुक बिज़नेस से है, और कोई लॉज नहीं है। जैसे कि लेक्चर के आगाज़ में ज़रा हल्के फुल्के से अंदाज में मैं कह रहा था कि इस कानून को पढ़ के हरगिज़ आप वकील नहीं बन जाएंगे कि बाद में ज़मानतें कराते फिरें, या जनाब आप कहें जनाब दोस्तों को कैफ करने के बाद, हो चूँकि मैंने लॉ पढ़ा हुआ लिहाजा मैं कोर्ट जा रहा हूँ। नो। तो वो वाले लॉज इस सब्जेक्ट में कंपाइल किए गए हैं जो कि जब इंशाल्लाह आप लोग फील्ड में जाएंगे तो जिन बिजनेस मैटर्स का आपको सामना होगा, उन बिजनेस मैटर्स से मुतालिक जो कुछ रूल्स हैं वो यहाँ पे हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर कंपाइल किए गए, इकट्ठे किए गए, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लिमिटेड से हैं। तो ये तो सब्जेक्ट का थोड़ा सा मैंने आपको पस मंज़र बता दिया। पहले मुझे ये बता दें, यहाँ तक बात समझ आ गई है? यानी जो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, पस मंज़र बताया आपको, बैकग्राउंड बताया है, और जो ये बताया है कि वाई यू आर स्टडिंग लॉ इन CA, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर और उसकी ग्रेड के ऊपर। 4 एरियाज़ में डिवाइडेड है, और जो पहला एरिया कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और इसका एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। और इस एरिया के अंदर आपको जो बातें बताई जाएगी उनमें से एक है, वैसे तो काफ़ी चीज़ें उसमें से एक है,
लाइक पाकिस्तान में कानून बनाने का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब लॉ मेकिंग, कानून साजी। आपने एक वर्ड सुना होगा एक्ट, और जी एक्ट पास हो रहा है, ये एक्ट पास होने जा रहा है, नहीं सुना कभी? ये एक्ट कैसे बनता है, कैसे कौन पास करता है, किन स्टेप्स में से गुजर के फाइनली एक लॉ हमारे सामने आता है, ये आपको इस चैप्टर नंबर 1 में बताया जाएगा। वैसे बाय द वे आपने एक वर्ड सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है, पार्लियामेंट सुना हुआ है, इधर इस्लामाबाद में है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट इज़ लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन किन किन मराहल में से गुजरना पड़ता है, तो वो तमाम के तमाम स्टेप्स इधर पढ़ेंगे जब चैप्टर शुरू करेंगे। और इसकी अगर आप वेटेज देखें एग्ज़ाम के अंदर, तो कम से कम 5 नंबर के सवाल आपको यहाँ से आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर के सवाल। सो 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर है और इसमें ये वेटेज है इसकी। अच्छा, दूसरा है ग्रेड बी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, इसमें 2 पोर्शन है, बी और सी, और दोनों में आपने देखा ये अल्फाज लिखे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ भी लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो पहले वाला पोर्शन है उसका आगे लिखा हुआ है एसेंशियल्स, और ये चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक का एरिया है। कितने चैप्टर्स हो गए? 2, 3, 4, 5, 4 चैप्टर्स। और इस एरिया में से जो आपको पेपर में सवाल आएंगे, कितने नंबर के आएंगे? 20 to 25, 20 से 25 नंबर के सवाल आपको इस एरिया में से आएंगे। अगर आप थोड़ा सा मतलब एवरेज निकालें तो कितने नंबर बनते हैं? यानी कम से कम 20 नंबर तो पक्के हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 25, तो मतलब आप कह सकते हैं 23 एक नंबर के सवाल ऑन एन एवरेज इस हिस्से से आ जाते हैं। जो ग्रिड सी है उसका भी टाइटल यही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन यहाँ पे उसको नाम दिया गया परफॉर्मेंस। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक, ये जो चैप्टर्स हैं इन में से जो आपको पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे? 25 से 30 नंबर के सवाल कंफर्म, कम से कम 25 मार्क्स और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मार्क्स। और अगर वही एवरेज आप लगा लें तो तकरीबन कितने बनते हैं? 27, ठीक है, मतलब इन बिटवीन वाला फिगर आप ले लेना, 27, 28। अच्छा, उसके बाद ग्रिड डी है, उसका टाइटल है अदर बिजनेस लॉज, और ये चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक के जो ये 8 चैप्टर्स हैं, इन में से आपको पेपर में सवालात आएंगे 35 मिनिमम और 52 मैक्सिमम। तो खासा बड़ा एरिया है ये वाला, ये जो लास्ट वाला है। और इस तरह यानी इसकी एवरेज क्या निकलेगी आखिरी वाले की? तकरीबन 41, 42 कह लें, या 40, मतलब यही बनती है 41-42 नंबर, ठीक है, 43 कर लें, 42 कर लें। और कंफर्म इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन में से। ये है जी आपका ओवरऑल सारे का सारा सिलेबस, उसके कंटेंट्स। अच्छा, अगर इनमें से मैं थोड़ी सी वजाहत आपको कर दूं तो मुनासिब रहेगा। जैसे कि ये 2 जो बी और सी हैं, इनके नाम क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मतलब किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं, आज तक आपको नहीं पता था, लेकिन अब आपको मालूम हो जाएगा कि अच्छा यार, ये तो काम हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी करते हैं। अच्छा, लॉ के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट है, वाह क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था। मसलन आपने सेल फोन लिया, इसकी पेमेंट की, कानून के मुताबिक 2 बंदों के दरमियान में ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पर्सन्स। आपने एक प्लॉट लिया या लेना है? लेना है जी, ठीक है। सो इन्होंने बेचना है, इनके पास प्लॉट था। सो देखने में क्या है, ये प्लॉट का तबादला है, ठीक है जी। आप इनसे प्लॉट लेंगे, ये आपको बदले में क्या करेंगे? पेमेंट हो जाएगी दोनों बंदों के बीच में। जब हम इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, सो लॉ से दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पर्सन्स। अच्छा, आप किसी टेलर के पास जाते हैं सूट स्टिच करवाने के लिए, कितनी रूटीन की ट्रांजैक्शन है?
बट जब हम इसे एनालाइज करते हैं लॉ के मुताबिक, तो कानून के मुताबिक ही क्या है, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स। और इन्हीं तमाम चीज़ों को हम इनमें डिस्कस कर रहे होंगे इन दोनों एरियाज़ के अंदर, और यकीन कीजिए यही एग्जांपल्स आएंगी, इसी तरह के एग्जांपल्स आएंगे और बड़े बड़े मज़े मज़े के एग्जांपल्स। अभी तो खैर पहला दिन है तो मैं बहुत ब्रीफ आपको बता रहा हूँ, बट इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे तो बड़ी, मसलन एक टॉपिक आएगा जिसमें कि आपको पढ़ाया जाएगा कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए टाइम कितना अहम है। मिसाल के तौर पे भाई की शादी है, इन्होंने अपनी शादी के लिए शेरवानी, ओ खुश हो गए चेहरे पे स्माइल आ गई है, ठीक है। शेरवानी सिलवाने के लिए जनाब किसी एक टेलर से रब्ता किया, भाईजान सारा नाप साइज एवरीथिंग दे दिया, वक्त पे शेरवानी डिलीवर नहीं की गई। ज़रा उनके अरमानों का हाल देखें क्या हो चुका होगा ठीक है। हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं यहाँ पे इस पोर्शन में कि अगर दर्जी ने वक्त पे इनके शेरवानी वापस ना की तो उसके ख़िलाफ़ हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी तरह परेशान ना हो, लहंगा शादी का लहंगा, इधर भाई वो कह रही है हमारी बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली अगर जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था उसके मुताबिक, उस ड्यू डेट के मुताबिक आपको नहीं मिला, या उस डेट के ऊपर मिल के आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लहंगा नहीं बना, आपने जो डिज़ाइन दिया था दर्जी ने बेड़ा गर्क कर दिया, उसको फॉलो नहीं किया, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक चैप्टर में जाके कि जनाब अब उसके ख़िलाफ़ हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक तो उसने हमारे डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं दिया, ऊपर से लेट भी कर दिया, टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो अब उस दर्जे के ख़िलाफ़ क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो परेशान नहीं होना कि यार ये क्या मतलब हमारे पल्ले पड़ गया, बड़ा दिलचस्प है। सो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ओके हो गया। मसलन एक छोटी सी मिसाल और दे दूँ आपके इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। मसलन क्या नाम है? अब्दुल्ला नाम। हाँ, अब्दुल्ला नाम। अब्दुल्ला भाई ने ना डिनर की ऑफ़र कर दी हम सबको, पूरी क्लास को। नहीं अब तो कर दी। अच्छा फ़र्ज़ करें इनकी ऑफ़र को हमने कबूल कर लिया। वैसे बताएं जितने लोग बैठे हुए हैं, कबूल किया हमने मेरे समेत? बोले एक्सेप्टेड। इन्होंने ऑफ़र की, हम सब लोगों ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो बज़ाहिर देखने में ये लग रहा है ना कि ये कोई दो पार्टियों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया है, मतलब बज़ाहिर देखने में लग रहा है। बताएं। अच्छा अब सवाल ये पता होता है कि अगर ये अब्दुल्ला भाई जो हैं ये हमें डिनर पे नहीं लेके जाते तो क्या हम इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा सकते हैं? क्या हम इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं बच्चों? कहते मैं भाग जाऊंगा। तो फिक्र नहीं करें, आपको हम बचाएंगे, लॉ बचाएगा, आपको बताएगा कानून के आपके पास बचत का क्या रास्ता है। परेशान नहीं होना। और ये कल नहीं तो परसों का टॉपिक है, ये भी दिलचस्प बात है। मगर वो जो पहले मैं बात कर रहा था ना लहंगे वाली या शेरवानी वाली आपके लिए, तो वो तो अभी थोड़ी देर में मतलब काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है कौन सा, डिनर वाला, लंच डिनर या इस किस्म की जो होती है, ये अभी कल या शायद परसों तक ये टॉपिक आ जाएगा। ठीक हो गया, मैं कोशिश करूँगा कल ही आ जाए, नहीं तो हद कितना जाएगा? परसों। अब आप दिल में ये कह रहे होंगे सर छोड़ें परसों, अभी शुरू करें, पहले ये तो शुरू करें। नहीं, तरतीब के साथ। सो इस किस्म की इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चलें एक और सिचुएशन अगर आप इजाज़त तो बता दो, एक और सिचुएशन। अच्छा वैसे ये कॉमन सेंस की बात है और पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि जो मैं क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूँ ना, आप सबका जवाब दुरुस्त होगा, ऐसे मतलब मैं फील कर रहा हूँ। कर लूँ क्वेश्चन? हालांकि इट्स योर फर्स्ट डे, मुझे लग रहा है कि मेरा सवाल का जवाब आप लोग दुरुस्त देंगे। करूँ क्वेश्चन? चेक करूँ। अब्दुल्ला भाई को इनका लैपटॉप पसंद आ गया, क्या नाम है? अदील। लैपटॉप पसंद आ गया।
अब्दुल्ला भाई ने ना पहले आराम से कहा, यार दिल मेरी बात सुन, तेरा लैपटॉप मुझे अच्छा लगता है, मुझे बेच दे, पैसे तेरी मर्जी के या मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल उसकी कीमत 50,000 रुपया थी, ये कहता नहीं मैंने देना, मर्जी है उसकी। अब अगर अब्दुल्ला, वैसे लगता नहीं है लेकिन माशाल्लाह अगर इस्तेमाल करें अपनी कुव्वत और ताकत का, तो उन्होंने 2 रख के लगाई इनको, अदिल भाई, और इनको मजबूर कर दिया कि अपने लैपटॉप दे दें इसे, और डर गया बेचारा। अच्छा, पैसे भी ले लिए इससे। अब ये सारी सिचुएशन क्रिएट करने के बाद मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने लगा हूँ। मुझे ये बताएं, 2 पर्सन्स के बीच में एक लैपटॉप की सेलिंग और बाइंग का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपके मुताबिक ये दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट बन गया होगा कानून के मुताबिक? बोले नहीं ना वैलिड? आपका जवाब दुरुस्त है। और मैंने पहले ही कहा था, तो मुझे लग रहा है कि ये बच्चे इतने पोटेंशियल वाले हैं कि ये जवाब दे देंगे। सो योर आंसर इज करेक्ट कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ये दुरुस्त और सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कानून में इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। एनफोर्स मतलब उसके ऊपर अमल नहीं करवा सकते आप। ठीक हो गया? तो मुझे आप ये बताएं, इन दोनों में से कौन सा बंदा अफेक्टी है, अफेक्टी, मुतासरा? ये अदिल भाई। क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करना या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इस बंदे की ऑप्शन पे हो सकता है? बोले, आप बोले दिल, ऐसा ही है। सो लॉ कहता है अगर कभी इस किस्म की सूरत हाल में कॉन्ट्रैक्ट बनवाया गया हो ना, मतलब मार पीट के, थप्पड़ छप्पड़ मार के, या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या प्रेशराइज करके, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। उससे पूछेंगे, हाँ भैया दिल बोल, तेरी मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहते हो या नहीं? ठीक है, ये कोर्ट जा सकते हैं। सो इस किस्म की सिचुएशंस भी हम इधर पढ़ेंगे इस पोर्शन में, कि लड़ाई, मार कुटाई, थ्रेट कि प्रेशराइज करके अगर किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मजबूर करते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा। तो ये बात भी हमारे सिलेबस में। सो ये चंद एक एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट आपका क्रिएट कर सकूँ कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम हो रहे होते हैं उनसे मुतालिक हमारा ये सब्जेक्ट है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप कहें कि जी ये तो हकीकत में तो नहीं होता। आप चेक करेंगे अपनी क्लास के अंदर, मैं जितनी एग्जांपल्स आपको दूंगा इंशाल्लाह, ढेर एग्जांपल्स, और हर वो एग्जांपल के जिसका ताल्लुक आपकी डेली लाइफ से है, और उसको रिलेट करेंगे अपने इस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है? अच्छा, फिर इस आखिरी पोर्शन के अंदर जो कुछ अहम सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक पार्टनरशिप है। नाम तो सुना होगा पार्टनरशिप, बताएं। मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिल के कारोबार करते हैं तो कारोबार करने के उस अंदाज को हम क्या कह सकते हैं? तो इसमें हमने पढ़ना है पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है, पार्टनर्स की कितनी अक़साम होती हैं, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? इसी तरह सो ऑन सो फोर्थ, चैप्टर नंबर 18 तक कुछ नए टॉपिक शामिल हुए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये आपका एक पूरा एक पस मंज़र है, एक ओवरव्यू है बिज़नेस लॉ के सब्जेक्ट का, अलॉन्ग विद मार्क्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। ज़रा बता दें, यहाँ तक कुछ समझ आया? कुछ अंडरस्टैंडिंग आई कि हमारा सब्जेक्ट है किस किस्म का और हम इसमें आइंदा क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है? अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जनाब एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। इस पेपर में 2 तरह के अगर हम डिवीज़न करें तो एक तो आपको आएंगे MCQs 15 मार्क्स के, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 ही वो होता है। तो 15 MCQs होंगे जो कि पूरे सिलेबस में से होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। कितने मार्क्स बाकी बचे? 85। अब जो 85 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, इनमें फिर डिवीज़न है, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हैं और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। कुड यू प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी? 15 मार्क्स के MCQs बाकी। भाई वो तो हो गया,
अगले 85 की बात पूछ रहा हूँ। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी। वैसे बाय द वे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ये अल्फाज सुन के आपको क्या लग रहा है, मतलब किस तरह के सवाल होंगे? शाबाश। सिचुएशन गिवन होगी, एक पूरी कहानी सी लिखी होगी, जैसे कि ये कहानी हमने बयान की, अब्दुल्ला को पसंद आ गया दिल का लैपटॉप। अब इसने पहले वैसे कहा, ये नहीं माना, तो उसके बाद इसने फिर, ठीक है तो फिर एंड पे सवाल दिया होगा, बताएं जनाब इस कॉन्ट्रैक्ट का लीगल स्टेटस क्या है। तो सिचुएशन दी होगी, आपने उस सिचुएशन का आंसर करना है लॉ के मुताबिक। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को हम क्या कहते होते हैं? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस या केस स्टडीज हम कहते हैं। और मज़े की बात है कि ज़्यादातर पोर्शन आपका इसी किस्म के सवालों के ऊपर होता है, केस स्टडीज़। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यानी थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ। अब आप कहें सर इसकी भी एक एग्जांपल देते हैं। मसलन अगर एक सवाल आए, गिव द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है या डिस्क्रिप्टिव है? अगर आपसे कहा जाए डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये भी क्या है? डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, थ्योरेटिकल। तो ये दोनों किस्म के क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर आएंगे। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। और हम अपनी क्लास में क्या करने जा रहे हैं? अपनी क्लास के अंदर जो हमारा पैटर्न होगा पढ़ने का, ये तो चीज़ें हमने पढ़नी ही पढ़नी है इंशाल्लाह। और पढ़ेंगे भी कैसे? विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब कि ये नहीं कहा जाएगा आपको कि यार ये जो लिखा हुआ है ना उसको रटा मार ले। कोई आपने कोई वकील नहीं बनना, बस जो लिखा हुआ रटा मार ले। नो। कैसे पढ़ेंगे हम? हमारा स्टाइल क्या होगा? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इन डेप्थ, ताकि इस क्लास में बैठे हुए बच्चों को कहीं से भी सवाल आ जाए ये टैकल कर जाए इंशाल्लाह। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये है हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। हर टॉपिक, हर पैराग्राफ, हर जुमले की। ओके हो गया? अच्छा, इसके साथ जो चीज़ें हमने क्लास में करनी हैं, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स आप के लिए आपको मालूम हो जाएगा कि अच्छा हमारी क्लास का स्टाइल क्या होगा। चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर जो सवालात आते हैं वो किस किस्म के आते हैं? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो हम अपनी क्लास के अंदर इंशाल्लाह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आज से ऑनवर्ड्स सिलेबस ख़त्म होने तक आप इतने प्रिपेयर हो जाएं कि पेपर में बैठ के कहीं से भी कैसा भी सिनेरियो आ जाए आप उसे टैकल कर जाएं। इतनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फल से। ठीक हो गया? केस स्टडीज़, खुद सिचुएशंस आपको बना के, अगर अच्छा ये सिचुएशन है तो इसका ये हल है, एग्जाम्पल्स। इसी तरह पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। पास्ट पेपर्स हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। पास्ट पेपर्स की जो डिस्कशन है, आप मसलन एक टॉपिक पढ़ाया आपको, उस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं वो भी क्लास में डिस्कस कर लिए। वैसे बाय द वे ज़रा गेस करें उसका फ़ायदा क्या होगा आपको? अगर आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस क्लास में करवाई जाए, क्या फ़ायदा होगा? गैस करें। आपको एक तो आइडिया हो जाएगा कि अच्छा आई कैप का एग्जामिनर सवालात किस किस्म के सेट करता है। अच्छा, आप ज़रा एक लम्हे के लिए इमेजिन करें आपको पूरा सेशन पास्ट पेपर्स करवाए ही ना गए हों, या कभी कभार करवाए गए हों, करवाए गए हों। तो एक तरफ ये स्टूडेंट है और एक तरफ ये स्टूडेंट है कि जिसको टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करवाई गई हो और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस थ्रू आउट द सेशन करवाई गई है। दोनों में से कौन बेहतर होगा? ऑब्वियसली वो स्टूडेंट के जिसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है पास्ट पेपर्स की। और बिल आखिर जब आप पेपर में जाके बैठेंगे तो चूँकि आप एग्जामिनर के मिजाज से वाकिफ़ हो चुके होंगे, बोलें सारा सेशन किस किस्म के क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो वहाँ बैठ के आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो इसलिए पास्ट पेपर्स के ऊपर फुल फोकस, दो चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस, बल्कि तीन चीज़ों के ऊपर। गिन लें कौन कौन सी वाली?
रट्टा नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और नंबर 2 केस स्टडीज़ की भरपूर प्रैक्टिस। और नंबर 3 पास्ट पेपर्स की डिस्कशन टॉपिक वाइज। टॉपिक एक ख़त्म हुआ, चलें जी ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ क्लास में खुद करूँगा, हल बताऊँगा, और कुछ होमवर्क के तौर पे आपसे करवाऊँगा। डन हो गया? अच्छा, और एक चीज़ जो आप लोगों को पास करवाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है वो है टेस्ट। अपनी आदत से मजबूर हूँ, टेस्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, तो वैसे आपकी इजाज़त से होगा, थोड़ी सी सख्ती कर लें क्लास में टेस्ट के मामले में। अच्छा, डर गए यार, अभी डर गए, आप अंदर से सोच रहे हैं यार ये क्या बात है, पहला दिन और हमें डरा रहे हैं ना करें, चलें ठीक है, आप कहते तो नहीं करते। मतलब टेस्ट के मामले सख्ती का मतलब ये है कि आपने टेस्ट देना है, मेक श्योर इस बात को करना है, छुट्टी नहीं करनी, बंक नहीं मारना, खोटा नहीं मारना, ठीक है। और फिर जब टेस्ट चेक होके आपको नेक्स्ट डे वापस मिलेंगे तो उसके डिस्कशन में हिस्सा लेना है, ताकि आपके सामने आपका टेस्ट हो और आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक फिर आपको गाइड किया जाए कि देखिए आपने ना फलां जगह पे ये मिस्टेक की थी। अब आप ज़रा खुद सोचें एक लम्हे के लिए अब्दुल्ला भाई कि पहले टेस्ट में जो गलतियां हुई और आपको बताई गई, दूसरे में करेंगे आप? बताएं, जो दूसरे में होंगी गलतियां कुछ ना कुछ, वो आप थर्ड में नहीं करेंगे। थर्ड टेस्ट में आप गलतियां नहीं करेंगे जो 1 में और 2 में हुई थी। सो आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करके देखें कि सेशन एंड तक आप कहाँ पे खड़े होंगे। अगर ये प्रैक्टिस जारी रहती है आपकी इजाज़त से, कौन सी जो मैंने आपसे उगलवा ली है कि सर ठीक है हम फ्री कंसेंट के साथ आपको अलाउ करते हैं कि आप थोड़ी सी सख्ती कर लिया करें। अच्छा, पता नहीं क्यों चुप हो गए ये सख्ती का वर्ड सुन के। वो सख्ती का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको कोई फाइन या नो नॉट एट ऑल, ठीक है। मतलब आपसे अकाउंटेबिलिटी होगी आपकी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इजाज़त है? बता दें ये चीज़। तो हम अपना ना एम ज़रा हाई रखते हैं। एम क्या हाई रखते हैं? एम कि हमने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेना है, बोले हम एफर्ट इस तरह करेंगे कि हम उसको अचीव करेंगे। वैसे आना एक ही है पाकिस्तान में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, लेकिन जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत करेंगे तो चलिए पास तो हो जाएंगे ना। यही मेरा मकसद है, यही अपन की चाल है, क्या पास करवाना, ठीक है, और 100% रिजल्ट प्रोड्यूस करना इंशाअल्लाह के फजल से। तो जो मेथोडोलॉजी है इसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ अगर आप साथ चले तो पूरी क्लास पास इंशाअल्लाह, ठीक है। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कौन सी वाली, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, और केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, और पास्ट पेपर्स की डिस्कशन करनी है बहुत ज़्यादा, और टेस्ट्स, ठीक हो गया, उसको हमने अटैम्प्ट करना है। और इवन एक तो ये है ना कि चले असिस्टेंट ने चेक करके आपको वापस कर दिए, बट एज़ पर माई हैबिट वंस अगेन आदत से मजबूर वाला बंदा हूँ ना कि स्टूडेंट्स उसका टेस्ट लेके खुद उसको रिव्यू करके तो 1 by 1 भी मार्क करता हूँ कि अच्छा यार आपका ये वाला एरिया जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब देखिए हर आप में से हर एक के ना प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे, कि सेम होंगे प्रॉब्लम्स, डिफरेंट होंगे ना। तो इस बंदे का जो प्रॉब्लम है इसको उस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में सोल्यूशन दूंगा कि यार आप ये करें, आप इस चीज़ को इम्प्रूव करें। अदील भाई का एरिया कुछ और होगा जिस पे इनकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश, इनको इनके मुताबिक राय दी जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, हर एक के लिए। बोले ठीक है ये चीज़। तो इंडिविजुअल, अच्छा एक होती है कलेक्टिव बेसिस पे गाइड कर देना, ओए ऐसा 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 कर लो, लेकिन हम किस पे बिलीव करते हैं? इंडिविजुअल बेसिस पे। कलेक्टिव तो चलो डिस्कशन हो ही जाएगी ना, बट इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी आपकी परफॉर्मेंस देख के तो आपको गाइड करना कि यार इसमें आप ना ये कर लें, आपका ये वाला एरिया वीक है, ठीक है।
तो इस तरह हम चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि हम सब के सब अपने एग्ज़ाम में पास हो सके। और लास्ट जो टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है स्टडी मटेरियल। हमने पढ़ना कहाँ से है, तो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट वहाँ से हम पढ़ेंगे। आई होप आप सबके पास होगा, नहीं तो आज ही अरेंज कर लें। हार्ड बाउंड कॉपी जो है, चाहे फ़ोटोकॉपियर से ले लें, चाहे आई कैप वो जो पब्लिशर है वहाँ से मंगवा लें। बहरहाल आपके पास होना चाहिए। नहीं, प्रीवियस इमीडिएट प्रीसीडिंग सेशन की वो चल जाएगी। हाँ, जो इमीडिएट पिछले सेशन की है ना वो बुक चल जाएगी, लेकिन उससे पुरानी ना हो, ठीक है। तो अपडेटेड बुक अपने पास रखें, तो वहाँ से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हाँ, मैं एक काम और करूँगा कि रिवीजन पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, कुछ आपको मतलब बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में कुछ नोट्स भी दे दिए। आइडिया अच्छा लगा? आप तो यही चाह रहे होंगे सर छोड़ें वो यही दे दें, तो फिर वो सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, फिर वो पास होने वाला, ठीक है। पढ़ेंगे वहाँ से आई कैप की बुक से, लेकिन फॉर रिवीजन पर्पस चीज़ों को रिटेन करने के लिए बुलेट पॉइंट के अंदर कुछ नोट्स वो भी साथ साथ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे क्लास के अंदर ही। लेकिन मेन जो हमने फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के ऊपर। ओके होगा जी, जो कि मैंने कहा कल से इंशाल्लाह आपके पास होगा। ये तो मेरी तरफ से सारी बातें थी। अगर अब आप में से कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव इन योर माइंड्स। और कल से हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, बाकायदा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कोई सवाल? वरना अब्दुल्ला भाई तो काफ़ी जल्दी है। कॉन्सेप्चुअल आपको पता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी पैराग्राफ के बारे में, रटा भी काम नहीं आता। रटा भी वहाँ पे चलता है जब आपको उसका मफहूम पता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। डू यू एग्री? ये चीज़ ठीक है जी। मेरा ख्याल सवाल नहीं है आपके, मैं आपके बारे में अगर ये अज्यूम कर लूँ तो कल से फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो।